एक व्यक्ति कैमरे के सामने आकर कहता है कि मेरा जो पिछला जन्म था वो आदि मानव का था, यानी मैं बिगफुट था। उनको बिगफुट भी कहा जाता है, हिम मानव भी कहा जाता है, यानी जो गोरिल्ला जैसी शक्ल के होते हैं और बर्फीली जगह यानी हिमालय की चोटी पर रहते हैं। अब उस व्यक्ति की बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई। मैंने देखो सांप के बारे में बताया है, यहाँ तक कि वृक्ष का भी पुनर्जन्म हुआ है और सच्ची घटनाएं मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। बिल्कुल 100% सत्य घटनाएं, जिनमें लोग प्रमाण के साथ कहते हैं कि हाँ, हम पिछले जन्म में वृक्ष थे या सर्प थे। यानी एक व्यक्ति ने तो अपने कई जन्मों का उल्लेख किया है, उसके बारे में भी हमने आपको बताया है। लेकिन हमारे चैनल पर पहली ऐसी घटना है जहां पर एक व्यक्ति अपने आप को आदि मानव बता रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, और उसका शरीर का इस वक्त भी मतलब बहुत लंबे हैं, बहुत हेल्दी हैं, मोटे ताजे हैं, तो अब भी उनका शरीर बहुत एक औसत इंसान से मतलब वेट ज्यादा है। तो उन्होंने कैमरे के सामने आकर कहा है कि मैं बीते हुए जन्म में आदि मानव था, मैंने भोलेनाथ के दर्शन किए और मेरी जो सोल है यानी मेरी जो ऊर्जा है उसे भोलेनाथ ने आशीर्वाद भी दिया। बात यहाँ पर बनती है, क्या ऐसा हो सकता है? जो भी घटनाएं हम लेकर आए हैं प्रमाण के साथ लेकर आए हैं, सारी चीजों की हमारे पास जानकारी है, लेकिन ये व्यक्ति जो बयानबाजी कर रहा है क्या ये सत्य है? क्या इन्होंने हिम मानव के बारे में, आदि मानव के बारे में, गोरिल्ला जैसी शक्ल के मानव के बारे में क्या बातें बताई हैं? जब आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। और यहाँ पर बात क्या है, क्योंकि हमने अक्सर हमारे जो सन्यासी ऋषि मुनि उनसे सुना है कि हिमालय की चोटियों पर या हिमालय की जड़ में कहीं ना कहीं आदि मानव, हिम मानव रहते हैं, जो बर्फीली हवाओं से भी बचकर वहां पर रह रहे हैं। उनका साइज बहुत बड़ा होता है। ये हमने यहाँ पर अपने संतों से सुना है जो हिमालय में पूजा पाठ करने या भक्ति करने या तपस्या करने के लिए जाते हैं। विदेशों से भी इन घटनाओं के बारे में हमने सुना है। विदेशों में भी कहा जाता है कि आदि मानव होते हैं। शुरुआत आदि मानव से ही बताई जाती है, इंसान की इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन हमारे भारत में हिम मानव की यानी आदि मानव की एक अलग ही चर्चा है। क्या चर्चा है? आदि मानव अपने कुनबे में रहता है, उसका परिवार होता है, ये चर्चाएं हमारे देश में है। लेकिन कुछ ही लोगों ने जो पहाड़ों पर गए हैं या हिमालय पर गए हैं, वो भी सन्यासी, उन्होंने बताया है। एक व्यक्ति ने तो चर्चा की थी कि जो हिम मानव है, आदि मानव, उन्होंने जड़ी बूटी लाकर एक व्यक्ति को दी थी जो हिमालय पर तपस्या करने के लिए गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बात सत्य है? अब ये पूरी घटना सुनकर आप मुझे बताना कि क्या ये बात वाकई में ही सत्य है या फिर ये व्यक्ति वैसे ही हवा में बातें मार रहा है, क्योंकि प्रमाण के तौर पर सबूत ना के बराबर हैं। चलिए दोस्तों, इस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। ये एक चैनल पर आते हैं, यूट्यूब चैनल पर, वहां पर अपना जो कुछ है सब कुछ बताते हैं और हम भी इनके बारे में आपको बताते हैं। और ये व्यक्ति मैसूर कर्नाटक के रहने वाले हैं। पहली बात, इन्होंने अपना नाम छुपाया, यानी ये अपना नाम नहीं बताते हैं, तो हम भी आपको इनका नाम नहीं बता सकते क्योंकि इन्होंने नाम बताया ही नहीं है। ये एक व्यक्ति हैं और मैसूर कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनको हमेशा अपनी जिंदगी में अधूरापन लगता है। हमेशा इनको लगता है कि मैं कुछ खास हूं या मैंने कुछ ऐसा पल जिया है जो मैं लोगों के मैं जानना चाहता हूं। कभी कभी हमारे मन में इच्छा होती है कि भाई हमारा जीवन कुछ ऐसा है कि हमें जानना चाहिए। तो ये कई लोगों के पास जाते हैं, जो कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत लोग रिकार्नेशन यानी पास्ट लाइफ के बारे में आपको दिखाते हैं और आपका मतलब एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक शेड्यूल होता है, उसी हिसाब से आपका हिप्नोटाइज या कुछ इस तरह से आपके साथ किया जाता है और आपकी सोल को बीते हुए जन्म में भेजा जाता है। आप इस बात को कितना सही मानते हो? अब तक हम जो भी घटना लेकर आए थे वो सारी घटनाएं वो लोग प्रमाण के तौर पर या तो जी रहे हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो पुनर्जन्म के सदस्य थे, जो सांप वाली घटना थी वो भी सत्य, मतलब वो व्यक्ति जी रहा था। एक लड़के के बारे में मैंने बताया था, लेकिन इस घटना में सब कुछ अलग है। यहाँ पर इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिकार्नेशन कराया है और उसी के तौर पर हम आपको ये घटना बता रहे हैं। ये व्यक्ति जो कर्नाटका के रहने वाले हैं, कर्नाटक के रहने वाले हैं, ये एक चैनल के पास आते हैं
वहां पर इनकी जो बेचैनी थी, हर वक्त इनके सपने इन्हें सताते थे। इनके अंदर ये 5 और चैनलों के पास जा चुके थे अपना पास्ट लाइफ रिकार्डिनेशन कराने के लिए, लेकिन वहां से इसको कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन अब जब मैंने इनका इंटरव्यू देखा तो भाई मुझे लगा कि परिवार को इस बारे में तो जानकारी जरूर देनी चाहिए। ये व्यक्ति अधूरेपन के कारण एक यूट्यूबर के पास आते हैं। वहां पर इनका जो भी किया जाता है, सेशन किया जाता है, उसमें ये व्यक्ति अपने जीवन की कहानी को किस तरह से रखते हैं। ये कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में हिमालय में रहा करता था। मैं एक हिम मानव था, यानी आदि मानव था। मेरा शरीर गोरिल्ला जैसा था, लेकिन गोरिल्ला से काफी बड़ा था, यानी 10 फुट अपनी हाइट बताते हैं। कहते हैं कि मैं अपने आप को बचपन में देखता हूँ। बचपन में मेरे माता पिता हैं और हम गुफाओं में रहते हैं। इसने इस तरह से बताया, हम गुफाओं में रहते हैं। 2 भाई थे हम और 3 हमारी बहनें थी, यानी 5 भाई बहनें होते हैं। हमारा जीवन बहुत अच्छे से कट रहा था। वहां पर हम बहुत अच्छे से रहते हैं। बहुत अच्छी हमारी जिंदगी थी। सभी बहन भाई खेलना कूदना और फल फलूट खाना, यानी ये पहाड़ों में नहीं रहा करते थे, मैदानी इलाकों में रहने का ये जिक्र करते हैं। और ये कहते हैं कि हम घास का भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हिमालय पर घास, ये कुछ बात मेरी समझ में नहीं आई। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि हम भाई बहन बहुत अच्छे से रहा करते थे। हमारे माँ बाप होते हैं। धीरे धीरे हमारी जिंदगी बढ़ती रहती है। हम इधर उधर यानी खाने की तलाश में इधर उधर जाया करते थे। हम कच्चा मांस का भी सेवन करते हैं। ये इस तरह की भी बातें करते हैं। कहते हैं कि हमारे पास कोई भी संसाधन ऐसा नहीं है। एक पशु जैसा जीवन हम जीते हैं, यानी हमारी जो मानसिकता है वो एक पशु जैसी है। जबकि भारत के ग्रंथों में या वेदों में बताया गया है जो आदि मानव थे वो भी तप करना जानते हैं, भगवान को मानना जानते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ अलग ही बताया है, जो कर्नाटका के रहने वाले हैं। यहाँ पर हमारे ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा तो आदि मानव, जिस तरह से आपने देखा कि जब सीता माता को हरण किया जाता है रावण के जरिए, तो यहाँ पर जटायु भी वहां पर बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि हम इशारों में बात किया करते थे, आंखों से ज्यादा इशारा किया करते थे, कुछ बोला भी करते थे। लेकिन हमारे संत कहते हैं कि जो आदि मानव होते हैं वो इंसानों से दूर तो रहते हैं, लेकिन वो इंसानों के मददगार होते हैं। ये व्यक्ति कहता है कि मैं पिछले जन्म में मैंने इंसान को देखा ही नहीं है। ऐसा तो सच है, क्योंकि यहाँ पर भी किसी ने भी मनुष्य को तो यानी आदि मानवों को तो नहीं देखा है। इसके बाद ये बताते हैं कि हमारा जीवन आगे चलता है। माँ बाप की देख रेख में हम बड़े होते हैं। मेरे भाई एक लड़की यानी आदि मानव महिला जो होती है उसे लेकर उसके साथ अपना जीवन, शादी जैसा कोई बंधन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, पर इन्होंने एक चीज का जिक्र किया। इन्होंने किया कि प्यार होता है उन लोगों के अंदर भी। ये चीज तो हमें जीवों में भी देखने को मिलती है, पशुओं में भी देखने को मिलती है, शेर शेरनी में भी देखने को मिलती है। वो भी एक कुनबे की तरह रहते हैं। हाथी का समूह आपने देखा होगा, वो भी एक कुनबे की तरह रहते हैं। बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, फिर उनके बाद उन्हें जिस तरह से हमारे यहाँ पर गृह गृहस्थी सौंपी जाती है, इसी तरह से पशुओं में भी देखने को मिला। ये बात मुझे इनकी सत्य लगती है। कहते हैं कि मेरे भाई लड़की के साथ रहने लगते हैं, यदि महिला आदि मानव के साथ मेरी बहनें अलग अलग चली जाती हैं। सभी को यानी आदि मानव पुरुष मिल जाते हैं। सभी अपनी गृहस्थी बसाते हैं, लेकिन मैं अपने माँ बाप के पास रह जाता हूँ। यानी मैं इकलौता अपने माँ बाप के पास रहता हूँ। शायद माँ बाप मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसी वजह से उन्होंने मुझे कहीं भेजा नहीं। ये बात एक पॉइंट की बात है, ये नोट करनी चाहिए। इसके बाद इनकी जिंदगी चलती है। अब इनको यहाँ पर जो पहाड़ हैं उनके ऊपर जहाँ बर्फ पड़ती है वहां पर खाने के लिए या कुछ ऐसी चीजों के लिए वहां पर जाना पड़ता था। ये कहते हैं कि हम गुफाओं में रहा करते थे, यानी गुफाओं में ना तो कोई बेड था, ना कोई बिस्तर है, ना कोई बिछाने का है, ना ओढ़ने का है। हमारे शरीर पर बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं जिनसे हमें सर्दी से राहत मिलती है और हम गुफाओं में अपना जीवन गुजारते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा एक कबीला था, यानी बात तो मनुष्य वाली ही थी। ये अपना पूरा एक कबीला बताते हैं और उस कबीले के साथ रहते हैं। 16 साल की उम्र में, यानी 12 से 16 साल की उम्र के बीच में कहते हैं कि मुझे भी एक लड़की यानी आदि मानव महिला मिल जाती है जिनके साथ अपनी गृहस्थी ये बसाते हैं। ये कहते हैं कि मैं उनके साथ अपनी गृहस्थी बसाता हूँ। मनुष्य का कोई भी हमारी जिंदगी में यानी इंटरफेयर यानी हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं थी।
ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से वहां पर अपना जीवन बिताता था, बहुत अच्छी मेरी जिंदगी थी। माँ बाप मेरी जिंदगी से एकदम से गायब हो जाते हैं, यानी माँ बाप भी इनकी जिंदगी से चले जाते हैं और जो पैतृक घर था यानी जो परिवार का घर था उसमें ये उन्हीं के साथ रहने लगते हैं। यानी जो ये आदि मानव थे, ना तो वहां पर किसी का कोई नाम होता है, ना वहां पर किसी को कोई नाम से पुकारता है, वहां पर बस एक दूसरे की बातें होती हैं, लेकिन वो भी बहुत कम होती हैं। अभी अपनी पत्नी के साथ अपने आप को देखते हैं, शादी जैसी कोई रस्म नहीं होती। पत्नी के साथ देखते हैं फल भी खाते हैं और थोड़ा मांसाहार भी करते हैं। पत्नी के साथ जब अपने आप को देखते हैं तो इनकी पत्नी गर्भवती होती है। ये बताते हैं पहला हमारा लड़का होता है। लड़का होने के बाद मैं बहुत खुश होता हूँ। जैसे इंसानों में खुशी होती है वैसे ही लड़का आने की जानवरों में भी खुशी होती है। मैं इनको अब जानवर कहूँ या इंसान कहूँ, मेरी खुद की समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये कहते हैं कि पहले लड़के की बार मैं बहुत खुश होता हूँ। इसके बाद मेरी पत्नी बहुत ही खुशी और हम बहुत अच्छे से रहते थे। मैं ऊपर से अपने कबीले को देखा करता था, यानी अपने आप को एक कबीले का सरदार जैसा कुछ मानते हैं, क्योंकि यही पहाड़ पर ऊपर चढ़ा करते थे और इसकी पत्नी बच्चों को लेकर नीचे रहा करती थी और बहुत सारे कबीले के या लोग जो वहां पर थे आदि मानव, वो भी ऐसे ही रहा करते थे। ये कहते हैं कि करीबन मेरा जो पैर था वो करीबन 1.5 फुट का था, यानी 1.5 फुट का तो पैर होता ही है। जब वे बर्फ में रखते थे तो इनके पैर छप जाया करते थे। ये इस तरह की बातें बताते हैं। ये कहते हैं कि 2-2 दिन तक मुझे पहाड़ के ऊपर रहना पड़ता था, लेकिन ये नहीं बताया कि पहाड़ के ऊपर ये काम क्या करते थे। काम जिंदगी में नहीं था, पूरे दिन खाना तलाशना और खाना तलाशने के बाद एक पशु जैसा जीवन, यानी सोना, आराम करना, विश्राम करना, फिर खाने की चिंता करना, बच्चे पैदा करना। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम भी मनुष्यों की तरह ही 2 या 4 या 5 बच्चे ही पैदा करते थे। ये बात भी बहुत जानकारी भरी है। ये भी मनुष्य की ही तरह बच्चे पैदा करते हैं। विदेशों में भी इन बातों पर चर्चा की जाती है, देश और विदेश में। इसके बाद ये कहते हैं कि मेरी हाइट भी बहुत ज्यादा होती है। जो गुफाएं हमारी होती हैं उनमें मैं और मेरी पत्नी झुककर चला करते थे। ये अपने बारे में बताते हैं। हम बहुत ज्यादा वजनी होते हैं और हम चलने में पहाड़ों पर बहुत सक्षम थे और हमें सर्दी बिल्कुल नहीं लगा करती थी। मतलब इनकी बातों को सुनकर कुछ कुछ तो लग रहा है। दिमाग में एक इमेज सी मेरी में भी बन रही है, आपके में बन रही हो तो जरूर मुझे बताना। सच में ही ऐसा जीवन हो और लिखा भी गया है इस चीज के बारे में, तो कहीं ना कहीं इस पर हम यकीन भी कर सकते हैं। इस चीज के बारे में लिखा है हमारे ग्रंथों में और बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस तरह की अपनी बातें बताते हैं। कहते हैं कि उसके बाद मेरी पत्नी दोबारा गर्भवती होती है। हम कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, हमारे बाल ही हमारे वस्त्र हैं। और ये कहते हैं कि कुछ जानवरों की जो खाल है उसे हम इस्तेमाल में लाया करते थे। और ये बताते हैं जो कर्नाटक के रहने वाले हैं कि उस समय आग को कोई नहीं जानता था, आग क्या है। और वैसे भी हिमालय में जंगलों में आग नहीं लगती है, तो ये आग को बिल्कुल नहीं जानते थे। फलों पर ज्यादा डिपेंड थे, यानी फल ज्यादा खाया करते थे। फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ और दूसरे से तीसरे, मतलब इस तरह से अपनी जर्नी, अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। ये उनकी बातें हैं, मेरी बातें नहीं है, सबूत कोई भी नहीं है, केवल आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद बताते हैं जब दूसरा बेटा होता है तो हम डिसाइड करते हैं, यानी हम दोनों फैसला लेते हैं कि अब हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ये दोनों एक दूसरे से आंखों ही आंखों में कहते हैं और दूसरे नंबर के बेटे को लेकर ये परिवार बहुत खुश होता है। अब ये व्यक्ति बताता है कि हमने आदि मानव के रूप में ऊपर जाना बंद कर दिया था। अब हम नीचे ही मैदानी इलाकों में रहते हैं। कभी भी हमने किसी इंसान की छाया नहीं देखी, चेहरा नहीं देखा। और इन्होंने एक और बात बताई। ये कहते हैं कि भगवान को हम उस योनि में भी मानते थे, यानी महादेव को। ये बात भी आश्चर्य वाली है। जब पशु जैसा व्यवहार है तो ये भगवान को मानते हैं और इसके प्रमाण देने की ये कोशिश करते हैं। दूसरे बेटे के साथ साथ ये पहाड़ी इलाके में जाना बंद कर देते हैं, नीचे ही रहकर अपना पेट भरते हैं, फलों से पेट भरते हैं और इनका कबीला बहुत खुश मिजाज था। बहन भाइयों का उसके बाद कोई भी अता पता नहीं होता, माँ बाप का भी कोई अता पता नहीं होता। यहाँ पर ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जैसे ही छोटा वाला बेटा 5 या 6 साल का होता है तभी दोस्तों इनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है। ये सभी लोग सोए हुए थे। सोते हुए इन्हें आवाज आती है और आवाज आती है बर्फ टूटने की। यहाँ पर ये बताते हैं कर्नाटक आके, जो कहते हैं कि मैं जब आदिवासी के रूप में था, मैं गुफा से बाहर निकल ही नहीं पाता हूँ और वो पूरी बर्फ जाने कितने फुट हमारी गुफाओं पर जम जाती है और हमारा वहीं पर
हमारे प्राण निकल जाते हैं, यानी हम मर जाते हैं। इसने अपने अंत की बात इस तरह से बताई। ये कहता है कि जब हमारी आदिवासी के रूप में मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद मैं अपने आप को देखता हूँ कि मेरी सफेद रंग की ऊर्जा है और वो हवा में तैर रही है, यानी मैं हवा के झोंके के साथ उड़ रहा हूँ। ये बात तो उनने सत्य कही है। ये कहते हैं कि उसके बाद जब मैं हवा में उड़ता हूं तो मुझे साक्षात भोलेनाथ यानी शंभू के वो अपने यानी जो नंदी उनके होते हैं उन पर विराजमान थे और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। इस तरह की कर्नाटका के कर्नाटक के व्यक्ति ने ये सारी बातें बताई। कहा कि मुझे भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया और मैंने अपने परिवार की शोल यानी ऊर्जा को इधर उधर देखने की कोशिश की। मेरी जब मृत्यु हो जाती है तो मेरा शरीर आदि मानव वाला ही था। मैं बर्फ को खोदने की कोशिश करता हूं लेकिन मैं छू नहीं पाता, यानी वही चीज सारी इन्होंने बताई। इसके बाद ये कहते हैं कि मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने परिवार को उस बर्फ के अंदर से नहीं निकाल पाता हूं। मैं सोचता हूं कि मैं बाहर कैसे आता हूं। फिर मेरे हवा के साथ मेरी मुझे बाद में समझ में आता है कि मैं ऊपर चलने लगता हूं। कुछ कुछ जो हमारी मानसिकता थी वो एक मनुष्य वाली थी। उसके बाद जब महादेव जी मुझे दिखाई देते हैं तो मैं अपने आप उनके सामने हाथ जोड़ता हूं और महादेव जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये इस तरह की बात बताते हैं। हाइट वेट इन्होंने बहुत बताया। आशीर्वाद के साथ ये ऊपर जाते हैं और उसके बाद ये अपने आप को यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों ये घटना थी मैसूर कर्नाटका के रहने वाले व्यक्ति की, जिन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिकार्नेशन कराया था और उन्होंने ये सारी बातें कैमरे के सामने आकर बोली थी, सभी के सामने। अब बात में झोल कहाँ पर है, मतलब वैसे नहीं कह रही हूं मैं, बात में गड़बड़ी कहाँ पर है। पहली बात तो ये व्यक्ति अपने आप को कैमरे से छुपाते हैं, यानी इनके चेहरे पर क्लियरिटी नहीं है, ये नहीं दिखाते हैं। ये अपने आप को मैसूर कर्नाटक के बताते हैं लेकिन ये अपना नाम नहीं बताते हैं। सत्य को किस बात की झिझक है, सत्य को किस बात का डर है, ये मेरी समझ में नहीं आया। हाँ, इनकी घटना समझ में आ रही है। आज तक मैंने अपने चैनल पर जितनी भी घटनाएं डाली हैं, आप भी लोग रूबरू हैं। मैं जिले का नाम, जगह का नाम, स्थान का नाम, गांव का नाम, व्यक्ति का नाम कोशिश करती हूँ उनके चित्र या उनके फोटो डालने की, लेकिन इस घटना में फोटो कहाँ कैसे आप लोगों को बताऊं जब वो व्यक्ति अपने आप को इस दुनिया के सामने लाना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा। चलो ये उनकी व्यक्तिगत राय है, आजाद देश में हम रहते हैं तो यहाँ पर इन बातों पर तो सवाल भी खड़े नहीं कर सकते। लेकिन ये घटना थी बिगफुट आदि मानव, हिम मानव की, जो अपने आप को बर्फीली जगहों पर दर्शाते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपको ये घटना कितनी सत्य लगी, क्योंकि देखो मैं इसको सत्यता का प्रमाण क्यों नहीं दे रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि मेरे पास सबूत होते हैं। अगर मुझसे कोई आकर पूछे तो मैं उसको बताऊंगी तो सही कि मेरे पास ये सबूत हैं। आपको यकीन नहीं है तो आप वहां पर जाइए और वहां पर उनसे मिलिए। वो व्यक्ति अभी जी रहा है। कल की जो घटना हमने आपको बताई वो व्यक्ति आज भी जीवित है, अपनी बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं। पिछले जन्म के बच्चों को भी वो संभाल रहे हैं, इस जन्म के बच्चों को भी संभाल रहे हैं, जबकि पिछले जन्म के बच्चे उनके बड़े हैं, उनसे उम्र में काफी बड़े हैं। और इनका मैंने आपको पूरा एड्रेस बताया था, विट्ठल दास, जो कल मैंने घटना आपको बताई। विट्ठल दास पोस्ट मास्टर के घर में जन्म लेते हैं, सत्यनारायण उनका नाम होता है। यहाँ पर जिले का नाम भी आपको मैंने बताया था, राजसमंद, और काकरौली उनके गांव का नाम होता है। आपको यकीन ना हो तो आप वहां पर जा सकते हैं, काकरौली जाकर उनसे आप मिल सकते हैं। ये गांव तो कहीं नहीं गया होगा, हमारे भारत में है, और आप जा सकते हैं जिला और सब कुछ पूरी कहानी को देखकर। लेकिन इनके बारे में मैं आपको कैसे कह सकती हूँ ये सत्य है। लेकिन मुझे काफी बात विचित्र लगी, बहुत ज्यादा विचित्र लगी। मैंने सोचा आप लोगों के सामने रख दूं। अब आप इस पर निष्कर्ष निकालना, क्योंकि अगर हम उस चैनल पर भी जाकर उसे देखें ना तो उसका चेहरा तो नजर नहीं आता। अब ऐसे तो कहानी या घटना मैं भी आपको बता रही हूँ, लेकिन कुछ तो प्रमाण ऐसे होने चाहिए जो लोगों को यकीन हो। तो दोस्तों बहुत लोग जब अपना नाम भी बताने से नहीं डरते हैं तो फिर लगता है कि हाँ बात में कुछ दम तो है, लेकिन जब कोई कुछ बताएगा ही नहीं तो फिर कैसे हमें महसूस होगा। लेकिन अब आपको हिम मानव के बारे में बातचीत करना मैं जारी रखती हूँ। क्यों? क्योंकि हिम मानव हैं, हमारे इतिहास में, हमारी किताबों में, हमारे वेदों में, ग्रंथों में उनका जिक्र है।
और उनके बारे में साफ साफ कहा गया है कि वो भी इंसान की ही तरह रहते हैं। आकार बड़ा होता है, शरीर बड़ा होता है। और आपको एक और चीज बताऊंगी, मेरा गांव जो है, आपको गांव में दिखाऊंगी, मेरे गांव में बहुत ऊंचा टीला है। उस टीले में विशेषज्ञों को 10 फुट का इंसान मिला था, जब क्योंकि महाभारत काल का, अब पता नहीं वो महाभारत, क्योंकि मेरे गांव को वानासुर का गांव कहा जाता है। बानासुर यानी जिन्होंने कृष्ण भगवान से युद्ध किया था, यानी कृष्ण भगवान के जो मैंने एक पूरी वीडियो उन पर बनाई है। तो मेरे गांव की वो चीजें हैं और सबूत और प्रमाण मैं आपको वहीं पर जब आपको दिखाऊंगी ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ बहन जी सच तो कह रही हैं, दीदी सत्य कह रही हैं। तो मेरे गांव में वानासुर का रहन सहन बताया गया है। हालांकि कुछ वीडियो में हिमालय यानी इधर हिमाचल की तरफ वानासुर का राज बताया, लेकिन अब ये क्या करें कि, लेकिन आप सर्च करोगे तो मेरा गांव बानासुर के राज्य में आता है। और मेरे गांव में मतलब बहुत ऊंचा पहाड़ जैसा है और उस पहाड़ से हड्डियां निकलती हैं, मनुष्य हड्डियां निकलती हैं, पशुओं की हड्डी निकलती है, मटके तक निकलते हैं, पीतल के बर्तन तक निकलते हैं। एक बार स्कूल जाते वक्त हमने भी उससे एक बॉक्स निकाला और उस बॉक्स में चांदी की पायल निकली थी। आपको यकीन नहीं होगा, उस समय YouTube या ऐसी चीज़ों का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन वो पायल बहुत हल्की थी लेकिन बहुत सुंदर थी। आज तक ऐसा डिजाइन आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन वो हमसे यानी हमसे दूसरी आगे एक लड़की थी, उन्होंने कहा कि नहीं पहले मुझे मिली है, और बच्चे थे, ज़्यादा समझ नहीं थी, तो ऐसे ही हमने कहा कि वैसे ही होंगी, हमें क्या पता था कि ये। उसने बाद में बताया कि मेरी मम्मी ने चेक कराया कि चांदी की पायल है। तो आपको वो सारी चीजें मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। तो कुछ लोगों ने एक वीडियो पर सवाल किया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा था कि 10 फुट का इंसान नहीं हो सकता, ये और वो। नहीं भाई, हमारे गाँव का इतिहास रहा है। मैं उस गाँव से आती हूँ, जब आपको मिलाऊंगी अपने गाँव से तो आप आश्चर्य में रह जाओगे। हमारे गाँव का इतिहास रहा है, पुराना गाँव है, और उस गाँव से 10 फुट का कंकाल, 10 फुट हड्डियां बहुत हो जाती हैं, लेकिन उस पर पूरा गांव बसा हुआ है। तभी विशेषज्ञ उसको, यानी जो शोध करता है, रिसर्च करता है, वो उसे नहीं खोदते हैं। अगर उस टीले को खोदा जाए ना, बहुत कुछ अंदर से निकलेगा, बहुत ही कुछ, क्योंकि हड्डियां हमने खुद ने उस टीले से निकलती हुई देखी हैं, बहुत ज्यादा। और कभी आपको जरूर दिखाऊंगी वो चीज मैं, या तो इस महीने में दिखा दूंगी या महीने के एंड में दिखा दूंगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। बहुत अच्छी जानकारी है मेरे गांव में, बहुत अच्छी चीजें हैं, देखकर आप प्रसन्न हो जाओगे। और वहां पर हम रहते थे, कभी बचपन बीता था हमारा। तो ये हमारे गांव का इतिहास रहा है। तो 10 फुट के व्यक्ति की गवाही तो हमारा गांव ही देता है। मेरा जो गांव है, मेरा जो मायका है, तो उस पर तो सवाल कोई खड़े करे या ना करे, लेकिन मुझे विश्वास है, मैंने अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं, मतलब महसूस की हैं। और आपको उससे थोड़ी सी जगह ना मैं खोद कर दिखाऊंगी, वहां पर हड्डियां निकलती हुई दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि अब भी वो ऐसा कि जो कि तोय बना हुआ है। हाँ, मैं बहुत दिन से वहां गई नहीं हूँ। अब ये नहीं पता है कि वहां पर किसी ने अगर कोई सीमेंट की दीवार लगा दी हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पर आज भी इतिहास चीख चीख कर गवाही देता है। बहुत पुराना इतिहास, हजारों साल, जाने कितने हजारों लाखों साल का इतिहास दबा हुआ है हमारे गाँव में। आपको जरूर दिखाऊंगी और जरूर अपने गांव का टूर कराऊंगी। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। 2 दिन से माफ करना, आपके नाम नहीं ले रही हूँ। बेटी का बॉस बहन तो हमारी कल नाराज हो गई थी कि आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। डॉक्टर सुरेश सोनी भाई भी शायद नाराज चल रहे हैं, क्योंकि वो भी कमेंट नहीं करते हैं, और कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। आप क्या हुआ मेरे भाई, आपको, आप ऐसा क्यों करते हो? बहुत अजीब लगता है जब परिवार के सदस्य ऐसा करते हैं। बबीता सिंह दिल्ली से आपको बहुत याद कर रहे हैं हम। कहाँ पर हो आप कमेंट कम दिख रहे हैं आपके। यहाँ पर बाकी पूरा परिवार बहुत साथ देता है। रीता देवी बहुत बहुत धन्यवाद। आशा गुप्ता बहुत प्यारी बहन है, आपके नाम मैंने लिख रखे थे, थोड़ा सा आपको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। पप्पी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव बहुत प्यारी माँ है मेरी। लोना राम मोदी बहुत अच्छे भाई हैं। सुनीता, सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। रामा मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। तारक चंद पलवल से बहुत अच्छे भाई हैं। शकुंतला बहन कैसी हैं? संतोष चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी मेरी प्यारी बहन, बहुत प्यारी बहन है, इतने काम से भी मुझे देखती हैं और मेरे वीडियो पर कमेंट करती हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत भाग्यशाली हूँ जो इतना अच्छा परिवार मिला।
अखिलेश शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजलाल ट्रंक बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवेश भाई कैसे हो? लक्ष्मीकांता बहुत अच्छी बहन है। सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। राघेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। राघेंद्र चंचल कैसी हो प्यारी बहन? हरीश सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश पुरी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी भाई मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ लेकिन आप पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो। कमलेश बिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। कलिका प्रसाद यहाँ पर माई मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मिश्रा। राकेश अवस्थी बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। पवन बहुत अच्छी भाई हैं। नीता कुंतल यहाँ पर कटार कुंतल यानी 2 नाम हैं इनके। मनीषा मोदी बहुत बहुत धन्यवाद। नीता कुंतल मथुरा से बहुत अच्छी बहन माँ है हमारी। रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया लाल मिश्रा जो गोत्र है भाई बहुत अच्छा हमारे साथ देता है। बहुत लोग हैं जो मिश्रा गोत्र है क्या है मुझे नहीं पता लेकिन बहुत लोग जुड़े हुए हैं। किरण वालिया बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू बहुत अच्छी बहन है। नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पालकोर जो कि मुझे विदेश से देखते हैं बहुत प्यारी बहन है। एक भाई मुझे दुबई से देखते थे लेकिन अब वो नहीं आते हैं। सरोज बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। बब्बू सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन कैसी हो? सुमन बहुत प्यारी बहन है हमारी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अंजलि बहन बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास बहुत अच्छे भाई हैं। अनिल व्यास हरियाणा से हैं शायद। लक्ष्मी डोगरा बहुत अच्छी बहन है। मधु उपमन हरियाणा से है, मथुरा से है मेरी माँ। जयवीर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ आपको भी मैं बहुत याद कर रही हूँ। यशवंती माँ मुझे नजर नहीं आती हैं। अनुज मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर एक और हमारी बहन है ज्ञान तारा सरस्वती वो भी नजर नहीं आती हैं। मीनू मिश्रा बहुत अच्छी बहन है। मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय शर्मा बहुत अच्छे भाई हैं। श्रद्धा शर्मा कैसी हो प्यारी बहन? सतलोक चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। शीला बहन बहुत अच्छी बहन है। सुनीता बहन बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत अच्छे भाई हैं। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सीमा बहन लखनऊ से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अंजना कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से मेरी बहुत प्यारी बड़ी बहन है बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुरेंद्र अग्रवाल बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश नारायण बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी परिवार का सदस्य रह गया हो प्लीज मुझे माफ कर दिया करो क्योंकि बहुत सारे नाम हो जाते हैं। सभी नाम मैं नहीं ले पाती हूँ और बहुत टाइम लग जाता है। वीडियो 26 मिनट की बन चुकी है। ये घटना ये स्टोरी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। प्यारे परिवार नमस्कार। जय हिंद जय भारत।